बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक आर्डीनेंस जो है वो मुतआरफ करवा दिया गया, जिसमें कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। ये आर्डीनेंस कैसे काम करेगा, इस आर्डीनेंस के पीछे की कहानी क्या है, ये क्यों लाया गया, जो सीएम साहबा को ब्रीफिंग थी वो क्या थी। जो बेवाएं, यतीम बच्चों या बहनों का हक खाते हैं, असल जो एजेंडा है वो उन लोगों को टाइट करना है, ना सिर्फ उनसे बहनों का हक जो है वो लेकर बहनों को देना है, बल्कि उन लोगों को 5 से 10 साल तक कैद की सजाएं देनी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और उसके अलावा कौन सी चीजें होंगी जिनकी बुनियाद पर ये साबित करना आसान हो जाएगा कि ये बंदा वाकई कब्जा माफिया है। और आखिरी चीज कि हमारे यहाँ अदालतों के फैसले लोग हाथों में लेकर फेरे हैं, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं होती कि उस जमीन के अंदर अपना कदम रख सके। ये कब्जे वागजार कैसे होंगे, इन सारे इंतहाई अहम पहलुओं पर आज के वीडियो में बात करनी है। इस आर्डीनेंस की बारीक बीनियों को अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा, जमीन कैसे वागजार होगी, तरीकाकार क्या होगा, ये सारी बात मैंने आज के वीडियो में आपको बतानी है। आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन आर्डीनेंस 2025 जो है उसका नफाज कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि आर्डीनेंस जो होता है वो गवर्नर पंजाब की मंजूरी के फौरी बाद नाफिज हो जाता है। जो एक्ट होता है वो मंजूर हुकूमत करती है, फिर वो असम्बली में जाता है, वहाँ पर उस पर वोटिंग होती है, फिर वो पास होता है, उसके बाद जाके वो कानून बनता है। लेकिन हुकूमत ने इस लेंथी प्रोसेस में पढ़ने के बजाय फिर फौर आर्डीनेंस जो है वो मुतारिफ करवा के कब्जे बागजात करवाने पर काम जो है वो शुरू कर दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम इस पर जो है वो अमली तौर पर काम किया है। मैं आपको एक अहम पॉइंट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड शेयर किया, उनका ये कहना था कि जो ब्रीफिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि बहुत सारी जो बेवा ख्वातीन हैं उनकी ज़मीनों पर, उनके हक पर उनके देवरों ने, रिश्तेदारों ने कब्जे कर रखे हैं। उसके अलावा यतीम बच्चे जो होते हैं, वो जो उनकी परवरिश करता है उनका मामू या चाचू, वो उनको उनकी जायदाद से हक से महरूम करता है। और एक आखिरी अहम पॉइंट कि बहनों का हक खाने का कल्चर जो है वो हमारे पास आम है और लोग अपनी बहनों का हक नहीं देते, और बहनें जो हैं वो अदालतों के चक्कर लगाने पर जो है वो मजबूर होती है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हुकूमत ने कहा कि टाइम वेस्ट करने की बजाय फिर फॉर आर्डीनेंस ले आते हैं, और आर्डीनेंस के तहत जो है वो अब कब्जे वागजात करवाने का अमल शुरू हो गया है। एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है, उससे आगे एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को हेड जो है वो डिप्टी कमिश्नर करेगा हर जिले का, और ट्रिब्यूनल को लाहौर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जो जस्टिस है वो करेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करूंगा ताकि आपका टाइम बच सके। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को हेड डीसी करेगा, उसमें एडीसीआर होगा हर जिले का, डीपीओ होगा, हर तहसील का जो डीएसपी होता है वो होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, और एक मेंबर जो है, 6 मेंबर होंगे, एक मेंबर डीसी अपनी कन्वीनियंस जो है मर्जी का ले सकता है। डीसी को आप दरखास्त देंगे, डीसी उस दरखास्त को देखेगा, उसको एवेल्यूएट करने के बाद कमेटी के पास भिजवाएगा। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है वो उन मामलात को देखेगा, और मामलात की जांच पड़ताल के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड के बाद डीसी इस केस को डिसाइड करेगा। उसके बाद अगर डीसी के हद तक केस डिसाइड हो गया, फिर भी ट्रिब्यूनल को जाएगा, ट्रिब्यूनल इस पर फाइनल जजमेंट जो है वो जारी करेगा। अगर डीसी के पास मामला रिजॉल्व नहीं होता डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के बाद, फिर ये जाएगा केस ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल जो है वो इस पर सुनेगा और वो इस पर फैसला देगा। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट आपको बता दूं कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा उसको लाहौर हाई कोर्ट का डबल बेंच सुन सकता है, उससे नीचे सिंगल कोई जस्टिस इसको नहीं सुन सकता। और उसमें ये जो होता है कि हम स्टे ले आते हैं, स्टे का कल्चर हमारे पास बहुत आम है। स्टे नहीं होगा इस काम में, स्टे पर मुकम्मल पाबंदी है, इसको इसको डिसाइड होना ही होना है। अब इसमें दो अहम पहलू हैं कि कैसे, किस ग्राउंड पे इन चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा। तो एक पहलू ये है कि एफआरसी, एक बच्चा है वो कहता है कि जी ये मेरा एफआरसी है, ये मेरा चाचू है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे पुफियाँ हैं, मेरा बाप है, बाप मर गया, अब ये पुफियाँ और मेरा जो मेरा चाचू है ये मुझे ताया है, ये ज़मीन ही दे रहा। बहन के पास भी यही चांस है कि वो जाएगी, नाजरा में जाएगी, एफआरसी लेगी, एफआरसी लेके
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास सामने रख देगी। अब आप मुझे बताएं कि एक एफएससी के मुताबिक अगर एक बहन कहती है कि जी मेरे भाई मुझे हिस्सा नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि कोई बरीक बीनी उसमें है? सीधी सीधी बात है कि बहन है, हिस्सा नहीं दे रहे। अब हिस्सा नहीं दे रहे, वो कहते हैं जी हम दे रहे हैं, उसको एवेल्यूएट कैसे करेंगे? उसमें गद्दावरी को सहारा दिया जाएगा कि जो ये बंदा कहता है कि हम हिस्सा दे रहे हैं, जमीन की गद्दावरी देख लेते हैं कि ये कितने अरसे से काश्त कर रहा है, क्या ये हिस्सा दे रहा है या नहीं दे रहा। ये दो बड़े इंतहाई अहम जो है वो पहलू है। उसके बाद फरीकैन, इसमें ऑर्डिनेंस में रखा गया कि फरीकैन जाती हैसियत में अदालत के सामने उसके जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी उसके सामने, ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे। कोई वकील इसमें मुदाखलत नहीं करेगा, ना जो फरीक के कहने पर वकील को उसमें भेजा जा सकेगा। हाँ, अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो वीडियो लिंक के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए भी पार्टिसिपेंट, वो मुलजिम है या मुद्दई है जो भी है, उस वो वीडियो लिंक के जरिए भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर फिर भी ना बात बन रही हो तो वो अपने जो इंतहाई करीबी जो सिबलिंग्स हैं, जिसमें उसका माँ बाप, बीवी, बेटा, बहन, वो पेश हो सकते हैं। इसके अलावा कोई चांस नहीं है इस ऑर्डिनेंस में कि कोई वकील आके कहानियां किससे सुना के इस केस को कोई नया रुख दे दे, वो चीज भी नहीं रखी गई। उसके अलावा दो अहम पॉइंट जो है वो आपसे शेयर करने हैं। एक तो ये है कि 10 साल की कैद रखी गई है, मिनिमम 5 साल की कैद। अच्छा, इसमें एक ये चीज अभी से रख दी गई है कि भाई मैं काबिज हूँ, मैंने किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, मुझे आज से ये सोच लेना चाहिए कि अगर मेरा जो जिसकी जमीन पर मैं कब्जा किया, अगर मैं तो झूठा, मुझे पता है कि मेरे पास क्या एविडेंस है उस जमीन की मलकियत के, अगर मुझे आज से नहीं है, मैंने आज से ये नहीं सोचा, वहां पर केस चला जाता डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में या ट्रिब्यूनल में, वहां पर मैं झूठा हो जाता हूँ, तो ना सिर्फ वो जमीन मेरे से वागजात करवाई जाएगी, मुझे मिनिमम 5 साल की कैद की सजा होगी, जमीन असल मालिक को दी जाएगी। और थर्ड वन इज कि अगर मैंने उस जमीन से बेनिफिट लिए, मैंने काश्तकारी की है, मैंने वहां पे कोई प्लाजा बनाया हुआ है, तो उससे जो बेनिफिट्स लिए हैं, जितना टाइम गुजरा है, वो 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, वो बेनिफिट्स भी मुझे शेयर करना पड़ेंगे। ये एक अहम बात है। ना सिर्फ मैं जमीन दे के बरी ज़िम्मा हो जाऊंगा, लेकिन जो मैंने वहां से कमाया इतने सालों में, वो भी तो उनका राइट था। जिनकी मैंने जमीन दबाई रखी, उनकी मैंने उससे खुद कमाई की, और वो भी मुझे अब वापस करना पड़ेंगे। ये अहम पहलू जो है रखा किया जाए। लेकिन एक और चीज की, जो झूठी दरखास्त देगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 3 साल तक झूठी दरखास्त देने वाले को कैद की सजा हो सकती है। और कैश में उसको, जिस जमीन की उसने दरखास्त दी है कि मैं इसका मालिक हूँ, उसको उस ज़मीन की मालियत का जो डीसी वैल्यूएशन टेबल है, उसके मुताबिक उस ज़मीन की मालियत का 25% उसको जुर्माना होगा कि तुमने गलत दरखास्त जो है वो क्यों दी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी और ट्रिब्यूनल का वक्त जो है वो क्यों ज़ाया किया। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर। आखिरी पॉइंट ये है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मेरा एक शख्स है, उसका केस सिविल कोर्ट में चल रहा है, सेशन कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, वो केस यहाँ कैसे आएगा? उसके लिए बड़ा आसान सा हल है कि आप दरखास्त देंगे डीसी को कहेंगे कि जी मेरी जमीन पर उसने कब्जा किया हुआ किसी शख्स ने, और मैं वो कब्जा वापस करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सेशन कोर्ट में केस भी चल रहा है, या मेरा सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। अब वो उसको एवेल्यूएट करेंगे, देखेंगे जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है कि तो वो समझते हैं कि ये वाकई केस कब्जे का है और ये हमारे पास होना चाहिए। वो लेटर लिखेंगे उस मुतल्लिका कोर्ट को कि ये आपके पास केस है, ये केस हमारे पास अब नया ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये केसेस कब्जे के हमारे पास आ गए हैं, आप ये केस हमें रेफर करें, तो वो केस उनके पास आ जाएगा। और 90 डेज जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का टाइम है और 90 डेज ट्रिब्यूनल का टाइम है, तो बजाय इसके कि वो लंबे चक्रों में पड़ा रहा है, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो 6 महीने के अंदर अंदर उस बंदे का केस जो है वो डिसाइड हो जाएगा। और केस अदालतों से मंगवाने का तरीका ये है कि डीसी जो है, जो कन्वीनियर है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का, वो मुतल्लिका अदालत को खत लिख के वो केस ले सकता है। अब आखिरी लास्ट पॉइंट ये है कि कब्जे लोग अदालतों के आर्डर लेके फेरे हैं, लेकिन माड़ा बंदा जो है वो अपना कब्जा अपनी जमीन से वागजा नहीं करवा सकता। तगड़ा जो है वो उसे कहता है कि मैं गोली मार दूंगा अगर इधर आए। तो इस केस को, इस मामले को देखने के लिए भी ऑर्डिनेंस में वाज़ेह किया गया है कि जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी या इसका ट्रिब्यूनल का फैसला होगा,
ट्रिब्यूनल मुतलका डीपीओ और मुतलका थाने के एसएचओ को ये पाबंद करेगा कि आपने ये गैर कानूनी जो कब्जे वाली जमीन है ये मुआवजा करवाकर मुतलका जो हकदार शहरी है उसको देनी है। ये तमाम इंतहाई अहम पहलू थे जो शायद आपकी नज़र से पहले नहीं गुजरे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।